एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे थैलेसीमिया के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि थैलेसीमिया क्या होता है। थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज़ है जो कि आपको देखने को मिलेगा हीमोग्लोबिन के चेन में डिफॉर्मिटीज़ के फॉर्म में। मतलब हम लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी प्रोटीन होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना हुआ होता है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर कोई डिफॉर्मिटीज़ आ गई तो फाइनली हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में भी हमें डिफॉर्मिटीज़ नज़र आएगा। क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं तो अगर किसी भी वजह से इनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो ये हीमोग्लोबिन का कैरिंग कैपेसिटी भी इनका डिक्रीज़ होने लग जाता है और आगे हमें एनीमिक कंडीशंस भी देखने को मिल सकता है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं 2 पर्सन का हीमोग्लोबिन यहाँ पे दिखाया गया है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल का है और एक थैलेसेमिक पेशेंट का है। तो जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उसके जो आरबीसीज यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे ये बाई कनकेव शेप के नज़र आ रहे होंगे, लेकिन थैलेसेमिक पेशेंट के जो आरबीसी होते हैं ये डिफॉर्म हो चुके हैं। मतलब ये नॉर्मल बाई कनकेव शेप यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इनके जो चेन हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते थे हीमोग्लोबिन के एक्चुअल स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए वो म्यूटेटेड हैं, वो यहाँ पे सही तरह से फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम एडल्ट हीमोग्लोबिन के बारे में बात करें तो एडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है वो 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन का बना हुआ होगा। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 2 अल्फ़ा चेन है और यहाँ पे 2 बीटा चेन है। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है क्योंकि ये 4 पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल को लेके बना रहा है और ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। ओके, एंड इसके बाद ये क्या है, ये ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी में हमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि हमने अभी देखा कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड, और हम जानते हैं कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए कोई ना कोई जीन हमारे डीएनए में प्रेजेंट होगा जो कि इसका फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो यहाँ पे अब बात करेंगे कि कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं हीमोग्लोबिन के इस चेन को फॉर्म करने के लिए। तो अगर हम देखें कि अल्फ़ा चेन को फॉर्म करने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल हैं वो आपको नज़र आएगा क्रोमोसोम नंबर 16 में। क्योंकि ह्यूमंस डिप्लॉयड नेचर के होते हैं तो हमारे पास 2 क्रोमोसोम 16 प्रेजेंट होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एक फादर से आया हुआ होगा और दूसरा मदर से आया हुआ होगा। तो यहाँ पे 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं अल्फ़ा चेन को प्रोड्यूस करने के लिए जिनका नाम है HbA1 एंड दूसरे जीन का नाम होता है HbA2। यहाँ पे एक जीन के हमें 2 एलील नज़र आएंगे। इसका मतलब अल्फ़ा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने के लिए टोटल हमें चाहिए 4 एलील, 2 HbA1 के और 2 HbA2 के। सिमिलरली अगर हम बीटा चेन ऑफ ग्लोबुलिन के बारे में बात करें तो बीटा चेन को फॉर्म करने के लिए भी हमें एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 में आपको देखने को मिलेगा। जो जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो जीन का नाम होता है HbB जीन। इस पर्टिकुलर जीन के भी 2 एलील आपको नज़र आएंगे और दोनों एलील मिलके बीटा चेन का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। मतलब सिंगल पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करने के लिए हमें 2 जीन को ज़रूरत होती है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे देखिए इनका कंट्रीब्यूशन आपको नज़र आ रहा होगा। क्रोमोसोम नंबर 11 में जो HbB जीन प्रेजेंट है इनके 2 एलील यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे और ये दोनों एलील मिलके 2 बीटा चेन या फिर बीटा पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और अल्फ़ा चेन को या अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड को फॉर्मेशन करने के लिए टोटल 2 अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड को फॉर्मेशन करने के लिए टोटल 4 एलील यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। तो देखते हैं हमें कि कितने टाइप के थैलेसीमिया हमें नज़र आते हैं। तो मेजरली हमें 2 टाइप के थैलेसीमिया नज़र आते हैं, एक तो अल्फ़ा थैलेसीमिया और दूसरा होता है बीटा थैलेसीमिया। अल्फ़ा थैलेसीमिया हम उसे बोलते हैं जब अल्फ़ा चेन इफेक्ट होता है। मतलब अल्फ़ा चेन में अगर फॉर्मेशन, अल्फ़ा चेन के फॉर्मेशन में अगर किसी तरह से डिलीशन हो गया या म्यूटेशन हो गया तब वो नज़र आएगा अल्फ़ा थैलेसीमिया के फॉर्म में। और अगर बीटा चेन में कोई डिफॉर्मिटीज़ आ गई तब हमें नज़र आएगा बीटा थैलेसीमिया के फॉर्म में। मेजरली ये 2 तरह के थैलेसीमिया होते हैं। अगर एडल्ट हीमोग्लोबिन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे एक और चेन भी प्रेजेंट होता है डेल्टा चेन, लेकिन उसका अकरेंस बहुत कम होता है इसलिए हम वो थैलेसीमिया के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वो माइनर थैलेसीमिया होते हैं। तो अब बात करते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया के बारे में। सो जैसे कि मैंने आपको बताया अल्फ़ा थैलेसीमिया तब नज़र आएगा जब अल्फ़ा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन अफेक्टेड होगा और अल्फ़ा चेन को फॉर्म करने के लिए
टोटल 4 एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो 4 एलील मान लीजिए A1, A2, A3 एंड A4 हैं, जो कि HbA1 एंड HbA2 जीन के एलील हैं। यहाँ पे ये 4 एलील मिलके अल्फा चेन का प्रोडक्शन करते हैं। 2 अल्फा चेन का प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा होगा, मतलब 2 पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। सो 4 एलील मिलके हमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करके दे रहे होंगे। सो देखते हैं अगर एक एलील में म्यूटेशन होता है तो किस तरह के चेंजेस नज़र आते हैं, एक से ज़्यादा में अगर म्यूटेशन होता है तो क्या चेंजेस आते हैं। अगर यहाँ पे एक एलील में म्यूटेशन हो गया, मान लीजिए A1 में अगर म्यूटेशन हो गया, तो इस केस में अल्फा चेन में ज़्यादा कुछ डिफॉर्मिटीज़ नज़र नहीं आएगा। वो इसीलिए नज़र नहीं आएगा क्योंकि उसी के होमोलोगस एलील प्रेजेंट होता है A2, जो कि इसको कंपेंसेट कर रहा होगा। वो नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा सा डिफ़र होगा क्योंकि एक यहाँ पे डिलीशन हो चुका है और उसको बोलेंगे हम कैरियर, क्योंकि इसके पास एक डिफॉर्मिटीज़ तो प्रेजेंट है लेकिन ये अपने आप में मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है। जब गैमेट प्रोडक्शन ये करेगा तब, अगर वो गैमेट आगे चल के किसी प्रोजेनी में जाता है तब जाके ये मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। लेकिन अगर 2 एलील में म्यूटेशन हो गया, किसी भी 2 एलील आप पेयरिंग कर सकते हैं, इन दोनों एलील में अगर म्यूटेशन हो गया है तब ये क्या कहलाता है, माइनर थैलेसेमिया कहलाता है। इस केस में आपको क्या नज़र आएंगे, हीमोग्लोबिन के जो अल्फा चेन होते हैं इसमें कुछ मेजर चेंजेस नज़र आएंगे। ओके, यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस नज़र आएंगे क्योंकि टोटल 2 अल्फा चेन का प्रोडक्शन होता है, तो एक अल्फा चेन में यहाँ पे आपको डिफॉर्मिटीज़ नज़र आने लगेगा। और यहाँ पे मोस्टली ये जो होते हैं एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, इनमें माइल्ड माइक्रोसिस्टिक एनीमिक कंडीशन भी रहता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि 3 एलील में अगर डिफॉर्मिटीज़ आ गया, किसी भी 3 एलील में अगर डिफॉर्मिटीज़ आता है तो उस डिजीज़ को हम क्या नाम देते हैं, HbH डिजीज़। और ये थोड़ा मेजर आ जाता है इस केस में। मेजर इसीलिए आता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो डिफॉर्म होने लग जाते हैं और यहाँ पे क्या होने लगता है, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया भी आपको देखने को मिलता है, हीमोलिटिक एनीमिया भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर किसी वजह से 4 एलील में म्यूटेशन हो गया, 4 एलील डिफॉर्म हो गए, तो आगे चल के दोनों ही अल्फा चेन क्या होंगे, कम्प्लीटली डिफॉर्म फॉर्म हो जाएंगे और ये इस केस में काफ़ी ज़्यादा फेटल कंडीशन आ जाता है और यहाँ पे इंसान का डेथ भी हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बीटा थैलेसेमिया के बारे में, जिनके लिए बीटा चेन जो होगा वो डिफॉर्म होता है और बीटा चेन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है HbB जीन। इस HbB जीन में 2 एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मान लीजिए B1 एंड B2 B2 एलील, B1 एंड B2 एलील जो कि HbB जीन के हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मेशन के लिए बीटा पॉलीपेप्टाइड को। अगर ये दोनों ही जीन नॉर्मल हैं तो फिर इस केस में एक नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा। अगर एक भी यहाँ पे जो एलील है, एक भी एलील अगर डिलीटेड है या फिर म्यूटेशन इसमें कुछ हो गया है तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे माइनर बीटा थैलेसेमिया, क्योंकि एक ही बीटा चेन या फिर एक ही बीटा पॉलीपेप्टाइड इस केस में अफेक्टेड होगा और यहाँ पे दूसरा जो बीटा चेन होगा या दूसरा बीटा पॉलीपेप्टाइड होगा वो नॉर्मल होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है माइनर। इसमें ज़्यादा मेजर कुछ डिफरेंसेस आपको नज़र नहीं आएंगे, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं और ये माइल्डली एनीमिया शो करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मेजर की कंडीशन में क्या होता है, तो मेजर कंडीशन में दोनों ही एलील यहाँ पे आपको म्यूटेटेड नज़र आएंगे और यहाँ पे 2 पॉलीपेप्टाइड आपको म्यूटेटेड नज़र आएंगे। इस केस में क्या होता है, माइक्रोसिस्टिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया नज़र आता है। यहाँ पे जो इंसान होते हैं उनको हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत होती है, लाइफ लॉन्ग इनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न चाहिए। ओके, सो ये कुछ इनके इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जो मेजर बीटा थैलेसेमिया होता है वो ज़्यादा सीवियर होता है एज़ कम्पेयर टू माइनर बीटा थैलेसेमिया, क्योंकि माइनर बीटा थैलेसेमिया में किसी वजह से एक पॉलीपेप्टाइड जो होता है बीटा पॉलीपेप्टाइड वो अभी भी फंक्शनल होता है और एक ही बीटा पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे नॉन फंक्शनल होगा और एक बीटा पॉलीपेप्टाइड में किसी भी तरह यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो चलता रहता है। दूसरा, अगर हम इसके इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 पेरेंट्स लिए गए हैं और दोनों ही कैरियर पेरेंट्स हैं। कैरियर पेरेंट्स है मतलब इनके कोई भी एक अल्फा चेन में या फिर बीटा चेन में म्यूटेशन या फिर डिलीशन हुआ है। इस केस में क्या होगा, मान लीजिए इनके HbB जो जीन है जो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसमें डिफॉर्मिटीज़ आ गई है।
सो यहाँ पे ये जो पेरेंट्स हैं ये कैरियर पेरेंट्स हैं, मतलब इनके पास एक जीन जो होगा या फिर एक एलील जो होगा वो नॉर्मल होगा और दूसरा एलील जो होगा यहाँ पे म्यूटेटेड होगा, दोनों ही केस में। तो इस केस में मान लीजिए HBB1 एंड HBB1 जो है वो मान लीजिए डिफेक्टिव है या फिर म्यूटेटेड है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं, देखिए अगर दोनों ही पेरेंट के नॉर्मल एलील जो होते हैं वो अगर फ्यूज़ हो गए या फिर नॉर्मल जो जीन है वो आ गए ऑफस्प्रिंग में, तो उस केस में जो ऑफस्प्रिंग होगा वो नॉर्मल ऑफस्प्रिंग हो जाएगा। और अगर यहाँ पे एक डिफॉर्म एलील एंड एक नॉर्मल एलील अगर आ जाते हैं तो वो थैलेसीमिया ट्रेट हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन, अगर किसी वजह से दोनों में डिफॉर्म्ड एलील आ जाता है या डिफॉर्म जीन आ जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है, सीवियर थैलेसीमिया हो जाता है, मतलब सीवियर बीटा थैलेसीमिया आपको देखने को मिलेगा। टोटल मेजर थैलेसीमिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि एक फेटल कंडीशन होता है। तो इस केस में सीवियर थैलेसीमिया होने के चांसेस जो होते हैं वो 25% आपको नज़र आ रहे होंगे, थैलेसेमिक ट्रेट होने के जो चांसेस हैं वो 50% नज़र आ रहे होंगे और जो नॉर्मल होने के चांसेस इस केस में भी 25% नज़र आ रहे होंगे। सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि थैलेसेमिया क्या होता है, इसको कौन कौन से जीन कोड कर रहे होते हैं एंड कौन से जीन के म्यूटेशंस रिस्पॉन्सिबल हैं एंड उनके इनहेरिटेंस पैटर्न किस तरह का होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर बात करेंगे एक और डिजीज़ के बारे में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।